तो हेलो बच्चों, बेटा आज हम लोग फिर से शुरू करने जा रहे हैं ना नेक्स्ट टॉपिक वाईडीएससी में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि वाईडीएससी में थिन फिल्म लगाने का क्या इफेक्ट होगा। उसी को हम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। चलो आ जाओ देखें। तो हम पढ़ रहे थे इंसर्शन ऑफ थिन फिल्म इन वाईडीएससी। तो हमने क्या क्या देखा था बेटा? हमने ये देखा था कि ये एक वाईडीएससी का ऑपरेटर था। इस पे लाइट ऐसे आ रही थी बस, और ये स्क्रीन थी सामने। हमने कहा था कि किसी एक में अपने पास हमने ऐसे टी थिकनेस म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक स्लैब लगा दिया। तो हुआ क्या था कि जो सेंट्रल मैक्सिमा यहां बनना था वो यहां ना बन करके कहीं ऊपर शिफ्ट हो गया था वाई 10 लोकेशन पे। ये सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो गया था। कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जिधर स्लैब लगाओगे सेंट्रल मैक्सिमा उधर ही शिफ्ट होगा। तो बात आई कि कितना शिफ्ट हुआ था, उसका फॉर्मूला भी निकाला था। क्या फॉर्मूला था? y बराबर म्यू माइनस 1 टी इंटू कैपिटल डी बाई डी ना। ये कल निकाल करके मैंने प्रूफ कर लिया था कि स्लैब लगाने से फ्रिंजेस इतने शिफ्ट हो जाएंगे। अब हम आज बात करने वाले हैं कि अगर हम एक स्लैब ना लगा करके दो स्लैब लगा दें, मतलब यहां लगाते हैं अपन कुछ T1 म्यू1 और यहां पे कुछ लगाते हैं अपने पास दूसरा स्लैब T2 और म्यू2। तो बात है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है मेरे पास ये कहाँ शिफ्ट होगा? ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और अगर जाएगा तो कितना जाएगा? क्योंकि ये रिजल्ट तो तब था ना जब ये सिंगल था। आज मैंने माहौल को बदल दिया है। मैंने कहा नहीं नहीं भाई, आज दो स्लैब हैं और कुछ इस तरीके से। तो हमें पता करना है कि ये किधर जाएगा। तो जरा लॉजिकली सोचते हैं। लॉजिकली कैसे? इस स्लैब को भूल जाओ। इस स्लैब को अगर भूल जाए तो ये वाला स्लैब क्या कर रहा होगा? सेंट्रल मैक्सिमा को ऊपर शिफ्ट कर रहा होगा। और बात है कितना कर रहा होगा? अगर मैं उसे y1 कहूं तो यहाँ आएगा म्यू1 और यहाँ आएगा t1। पक्की बात है? अभी एक की बात कर रहा हूं, क्योंकि जिधर स्लैब लगता है उधर ही शिफ्ट करता है। और कितना करता है? 10। ऐसे अगर ये स्लैब ना होकर के सिर्फ ये स्लैब होता तो शिफ्ट कितनी आती? तो हम लिखते हैं y2 बराबर म्यू2 माइनस 1 दिस इज t2 d डिवाइड बाय d। इतना शिफ्ट। अब बात आई कि नेट शिफ्ट किधर होगा, क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट करना चाह रहा है, ये नीचे शिफ्ट करना चाह रहा है। ये ऊपर शिफ्ट करना चाह रहा है y1 और ये नीचे शिफ्ट करना चाह रहा है y2। तो नेट शिफ्ट जो आएगा वो y1 और y2 की वैल्यू डिसाइड। अगर मान ले बेटा ये y1 ऊपर है बस और y2 किधर है? नीचे। अगर मैं ऐसे मान लो कि y1 इज ग्रेटर देन y2, मान लो y1 y2 से बड़ा है, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज आएगी। अगर y1 y2 से बड़ा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो नेट शिफ्ट y आएगी वो अपवर्ड आएगी। ये आएगा y1 माइनस y2 और अपवर्ड। सही बताया ना? सोच लो एक बार, चेक करो। मैंने कहा ये ऊपर शिफ्ट करना चाह रहा है, ये नीचे शिफ्ट करना चाह रहा है, ये इतना ऊपर ले जाना चाह रहा था ऊपर वाला, और ये इतना नीचे ले जाना चाह रहा था। मैंने माना कि y1 बड़ा है तो ऊपर ज्यादा नीचे कम, तो नेट कहीं ऊपर। कितना ऊपर? दोनों का डिफरेंस। और ये अपवर्ड लिख दिया। अगर वैल्यूज निकालें तो कितना आएगा? तो y बराबर में बेटा दोनों को घटा लो, फिर कुछ कॉमन हो रहा है d बाई डी कॉमन है तो आ जाएगा d बाई डी। पहला रिजल्ट आएगा म्यू1 माइनस 1 इंटू t1 माइनस में म्यू2 माइनस 1 इंटू t2। आंसर रखना नहीं है, इसको फीड करना है। कैसे निकालेंगे? पहला वाला रिजल्ट तो आपको रखा ही हुआ है, इसे सिर्फ फीड कर लेंगे। सेकंड केस क्या बन सकता है भाई कि y1 इज लेस देन y2। y1 y2 से अगर छोटा होगा तो इस केस में जो शिफ्ट होगी वो ऐसे लिखी जाएगी y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। और ये किधर जाएगी बेटा?
डाउन, क्योंकि y2 नीचे कर रहा था, ये शिफ्ट इधर करना चाह रहा था y1, और ये इधर करना चाह रहा था y2, तो जो डोमिनेट करेगा वो जीत जाएगा। और अगर y की बात करें तो फिर से यही आएगा ना, d/d, बस इस बार ये आगे आ जाएगा, वो पीछे चला जाएगा। दिस इज mu2 minus 1 into t2 mu1 minus 1 t1, दिस इज द नेट शिफ्ट, और ये किधर आएगा, डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड है। पक्की बात है, समझ गए। और अगर ऐसा हो जाए मेरे प्यारे बच्चे, तो क्या कि y1 इज इक्वल टू y2, तो शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, नो शिफ्ट। इस बार जो y की वैल्यू आएगी शिफ्ट y बराबर में 0, ब्रैकेट में लिख देंगे नो शिफ्ट, कोई शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे नेट मिला के 0। अब इस पे जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन t1 mu1 एंड t2 mu2 सच दैट देयर इज नो शिफ्ट। क्वेश्चन में लिख देता हूं, वो तो देख रहे हैं आपका आंसर एक लाइन में। क्वेश्चन है जेईई का, फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन t1 mu1 and t2 mu2 such that there is no shift of सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा में अपने को कोई शिफ्ट नहीं चाहिए, तो अगर नहीं चाहिए तो दिस बराबर दिस कर देना चाहिए ना, यही केस तो होगा। तो अगर दिस बराबर दिस करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, y1 इज इक्वल टू y2, ये आ जाएगा mu1 minus 1 t1 d/d इज इक्वल टू mu2 minus 1 t2 d/d, d/d मार दो, तो कितना है बेटा, तो यहां से आया t1/t2 mu2 minus 1 डिवाइड बाई mu1 minus 1। पक्की बात है ना। अगर मान लो कि वैल्यूज दे रखा है mu1 mu2 का कि 4/3 है, 3/2 है, तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर YDSC में ऐसे क्वेश्चन आता है कि किधर शिफ्ट होगा, कितना होगा, तो आपको ऐसे सॉल्व कर देना, दोनों का y निकाल के लाना है और फिर डिसीजन ले लेना है घटा करके, ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो दोनों को बराबर। पक्की बात है, कॉन्सेप्ट समझ गए हो। चलो कमेंट करके बताओ भाई, क्या सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, सब लोग समझ पा रहे हैं ना। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट पक्का करना है मुझे। चलो बेटा कर लो, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर थोड़ा मजा आ जाएगा। तो देखो मैं ना डाटा यहाँ दे देता हूँ और डिसीजन आपका होगा आंसर में, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि क्या आंसर है। तो बात आई कि कुछ डाटा ले लिया, जैसे मान लो कि ये एक थिन फिल्म है, इसकी थिकनेस है 10 माइक्रोमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 बराबर 3/2। ये एक थिन फिल्म है जिसकी थिकनेस है t2 बराबर, इसे t1 बोल देते हैं, t2 बराबर में 5 माइक्रोमीटर और इसका mu2 है 2। हमें बताना है कि फाइंड आउट द नेट शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। उसके लिए मैं आपको ये दूरी दे देता हूँ कि कैपिटल D बराबर मीटर, स्मॉल d बराबर 1 mm। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट द नेट शिफ्ट इन सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा में आपको नेट शिफ्ट बताना है। चलो लग जाओ, स्क्रीन को पॉज कर लो और सॉल्व करो, और देखो आंसर कितना आता है। ठीक है, सॉल्व करके बताओ मुझे, तब तक मैं इसे मिटा लेता हूँ ना, ये कुछ थोड़ा सा स्टिक कर गया है। देखो तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा, डाटा दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, mu1 mu2 निकालना है। सोल्यूशन, सॉल्यूशन में y1 निकाले तो क्या फॉर्मूला था, mu1 minus 1
d1d/d कितना है y1 3/2 -1 तो 1/2। t की वैल्यू कितना दिया बेटा 10 माइक्रोमीटर, ये आएगा 10 into 1 डिवाइड बाई d 1 into 10 इसको यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा y1 बराबर 5 into 10⁻³ इतना ऊपर अब क्योंकि ऊपर ले जाना था, सही बात है। ऐसे आ जाओ दूसरा देखें y2 लिखेंगे μ2 -1 d2 d डिवाइड बाई d y2 बराबर μ2 2 -1 तो 1 5 माइक्रोमीटर 10⁻6 d 1 into 10⁻3। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैंने क्या किया। तो भाई ने भाई को मार दिया तो y2 बराबर आ गया 5 into 10⁻3 मीटर। अब डिसीजन आपका कि किधर गया, ऊपर गया नीचे गया या नहीं गया, नहीं गया, क्योंकि जितना ऊपर है मेरे प्यारे बच्चे उतना एक नीचे आया रे, पक्की बात है ना। अप भी इतना ही आया है, डाउन भी इतना ही आया है और दोनों बराबर है, तो नेट शिफ्ट कितनी हो जाएगी 0। ये शिफ्ट ही नहीं करेगा, ये यहीं रह जाएगा जहां पे ये है, पक्की बात है। सोच लो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी केसेस मैंने लिए ये YDSC में मॉडिफिकेशन के थे कि YDSC में मॉडिफिकेशन कैसे किया जा सकता है। अब मैं कुछ केसेस लूंगा जिसका इंटरफेरेंस से रिलेशन है बट YDSC से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। जैसे एक बहुत स्पेशल केस है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। अच्छा हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, मैं थोड़ा सा बता के चलना चाह रहा हूँ। मैंने फ्रिंज की बात नहीं की ना कि फ्रिंज का शेप कैसा होता है यहाँ YDSC में, तो मैं कहूँगा याद कर लें, ज़्यादा हाइपरबोलिक होता है, जो स्क्रीन पे फ्रिंजेस बनती हैं वो हाइपरबोला के फॉर्म में। आ जाओ तो जरा हेडिंग डाल दो तो बेटा, हम क्या हेडिंग डालना चाह रहे हैं, हम हेडिंग डालना चाह रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। चलो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, थिन फिल्म से इंटरफेरेंस कैसे होगा, आ जाओ देखें। वैसे तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है बेटा, सारा क्वेश्चन जितना आता है सब फॉर्मूला बेस आता है, नीट जेईई बोर्ड सब जगह। बट मैं चाहता हूं कि आप एक बार पहले कॉन्सेप्ट समझें, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं पहले कुछ एक्स्ट्रा चीज आपको बता देता हूं जो कि उसमें यूज होगी। जैसे आपने 11th में वेव चैप्टर पढ़ा होगा, आपने वहां एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर मान लो ये कोई रिजिड मीडियम है या डेंसर मीडियम है, एक वेव ऐसे गई और डेंसर मीडियम से टकरा के आई, ये रेजर मीडियम है। तो जब भी कोई वेव डेंसर मीडियम से टकराती है तो उसका जो फेज होता है वो पाई डिग्री चेंज हो जाता है, फेज चेंजेस बाई पाई डिग्री से उसका फेज बदल जाता है। ये 11th में वेव चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, अभी मैं इसका यूज करूंगा। और जब भी कोई वेव रेयर मीडियम से टकराती है तो उसके फेज में कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अगर डेंसर से टकराई अगर रेयर था तो फेज बढ़ा है पाई का, तो पाथ जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, पाथ विल इंक्रीज बाई लैम्डा बाई ना, क्योंकि फेज और पाथ दोनों रिलेटेड हैं। जब पाथ डिफरेंस λ/2 का होता है क्योंकि इस वेव और इस वेव में फेज डिफरेंस आया पाई का, तो पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया λ/2 का, पक्की बात है। तो ये कॉन्सेप्ट प्लीज इसे अभी के लिए एक्सेप्ट करो। जब मैं वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा हुआ क्यों, अभी के लिए एक्सेप्ट करना है। डेंसर से आई तो पाई चेंज हुआ, λ/2 से पाथ बढ़ गया,
और अगर यही वेव ऐसे आती कि मान लो ये वेव आई, यहाँ कोई रेयरर मीडियम था, इधर डेंसर, रेयरर मीडियम से जब टकरा के जाती है तो फेज में कोई परिवर्तन नहीं आता, फेज जो चेंज होगा जीरो, तो पाथ में इंक्रीमेंट कितना होगा, जीरो। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ईमानदारी से याद करें कि अगर डेंसर है तो पाई से बदल दूंगा, पाथ ऐड कर दूंगा λ/2 का, और अगर सामने रेयरर है तो कुछ भी नहीं करूंगा, जैसे आई है वैसे जाने दूंगा। तो की बात है ना, आ जाओ, चलो इधर आप फोकस हो जाओ। तो अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज करने जा रहा हूँ थिन फिल्म में। बताइए सर, ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है, मतलब कुछ रिलेट करना चाहिए थोड़ा सा। जैसे आपने कभी कपड़ा धुला होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि आपने डिटर्जेंट पाउडर को बाल्टी में डाल दिया, उस पर एक झाग बनता है, उस पर जब लाइट ऐसे अंदर जाती है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा आपको कुछ कलर दिखाई देते हैं। वो जो कलर दिखाई दिए ना, वो यही है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्योंकि वो जो डिटर्मिनेंट का जो अपने सोप सोल्यूशन का ऊपर जो अपने पास फिल्म बनी, उसमें लाइट गई और लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर के आई तो वहां इंटरफेरेंस हुआ, और इंटरफेरेंस हुआ तो किसी का मैक्सिमा किसी का मिनिमा। जिसका मैक्सिमा बनेगा वो दिखाई नहीं जाएगा, और जिसका मिनिमा बन गया उसका तो नाश ही हो गया, वो तो गया। तो हमें कुछ कलर दिखाई देते हैं तो उनका मैक्सिमम। जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि कोई गाड़ी बनाने वाला जो मैकेनिक होता है, जब वो गाड़ी रिपेयर करता है तो कुछ ऑयल वगैरह जमीन पे गिर जाता है, तो वहां पे जब बारिश होती है मेरे प्यारे बच्चे, कभी कभी बारिश होती है जब, तो वो ऑयल पानी के ऊपर तैर रहा होता है। उस दिन जब धूप होती है तो अगर आप देखोगे तो वहां आपको कुछ कलर दिखाई देते हैं। पर सर ये कलर कहाँ से आया, ये कलर भी इसी का कमाल है थिन फिल्म इंटरफेरेंस का। क्योंकि जब बारिश हुई तो वो ऑयल पानी के ऊपर तैरने लगा, और तैरा तो एक फिल्म बना दिया, और अगर फिल्म बनी तो लाइट गिरी तो इंटरफेरेंस हुआ। ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, क्या मैथमेटिक्स है इसकी, इसको हम यहाँ समझेंगे। राजा समझे, देखो मैंने कहा मान लो कि ये एक थिन फिल्म है, हालांकि ये बहुत थिन है, मैथमेटिक्स से मोटी जानबूझ के बनाया है ताकि आपको दिखाई दे, बहुत पतली हो तो कैसे देखोगे। मैंने कहा मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, मान के चलो कि इसके ऊपर एक लाइट आई जैसे, तो देखो जब किसी सरफेस पे लाइट आती है तो कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है। तो एक पार्ट तो लाइट का यहाँ आया होगा और यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाएगा, ये यहीं से गया होगा, इसको मैं अलग दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर फिगर दिखाई दे। इस सरफेस से पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, और कुछ पार्ट यहाँ से अंदर गया होगा, फिर इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस आएगा ऐसे। और आपकी आंखें यहाँ कहीं ऊपर होंगी ना, आप इस थिन फिल्म को देख रहे हो, ये आपकी आंखें, आपकी आंखों को दो रेज मिला, एक रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है और एक रेज बॉटम से रिफ्लेक्ट होकर के गई, और दोनों जब यहाँ पहुंची है दोनों में इंटरफेरेंस होगा, और इंटरफेरेंस होगा तो कलर दिखाई देगा। हाँ बात है सर, क्या ये कोहेरेंट है, हाँ क्योंकि एक ही से तो बने हैं। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड पढ़ाया था, रिफ्लेक्शन मेथड कोहेरेंट बनाने का, ये कोहेरेंट है इंटरफेरेंस का फोर। तो मैं पता करना चाह रहा हूँ कि किसका मैक्सिमा और किसका मिनिमा, उसके लिए अपने को क्या लिखना पड़ता है, पार्ट डिफरेंस। एक बार पार्ट डिफरेंस आ गया उसको n लैम्डा कर देंगे, या 2n-1 λ/2। चलो मेरी तरफ आओ, तो पाथ दोनों का लिखते हैं। देखो ये रेज आई, यहां से जो टकरा करके गई, देखो फिल्म है, फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है, ऊपर ए है, तो ये मीडियम कैसा चल रहा होगा, डेंसर। तो अगर ये वाली रेज डेंसर से टकरा के गई है तो इसका पाथ बढ़ गया होगा λ/2 से, अभी कौन सा पता है मामला से। इस वाली रेस का बात करते हैं, ये वाली रेस नीचे से टकरा के आई है, यहाँ से घुसी अंदर, फिर यहाँ से अपने पास यहीं से टकरा के ऊपर गई है, बट मैंने इसको यहाँ दिखाया, फिर से वापस गई और यहाँ से गई, नीचे है रेरर में। अगर ये रेरर से टकरा के जा रही है तो इसके फेज में पाथ में कोई इंक्रीमेंट नहीं हो, लेकिन ये ज्यादा चल गई, कैसे,
अरे ये तो टकरा के यहीं से भाग गई, फिर ये क्या की, इतना अंदर आई और फिर इतना बाहर गई, तो टी डिस्टेंस चली, फिर टी डिस्टेंस वापस भी चली, यानी मीडियम में 2t डिस्टेंस चली। तो अगर इसको एयर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, इसका पाथ हो जाएगा 2μt। ओपीडी से बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, कल समझा। तो ये चली है 2μt और ये कितना इसका बढ़ा है, λ/2। समझ गए ना। तो पाथ डिफरेंस कितना आएगा, डेल्टा बराबर 2μt माइनस। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने क्या बोला। बस कॉन्सेप्ट ये है कि डेंसर से टकराई तो λ/2 बढ़ा दो, ये यहाँ आई, डेंसर से टकराई, λ/2 बढ़ा दो। ये यहाँ से टकरा के वापस नहीं गई, ये अंदर गई, नीचे से टकरा के आई, नीचे रेलर था तो नहीं बढ़ाया। बट बात है कि ये किसी टाइम पे कितना चल गई, ये यहाँ से टी नीचे आई, टी यहाँ से ऊपर गई, ये ज्यादा चल गई 2μt। तो इसका पाथ बढ़ा λ/2 से, उसका बढ़ा 2μt से, तो दोनों में अंतर कितने का है। अब यही पाथ डिफरेंस को अपने को nλ से इक्वेट करना है। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमा क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉर मैक्सिमा, मैं चाहता हूँ कि मुझे वहां मैक्सिमा दिखाई दे। तो मैक्सिमा कहाँ कहाँ बनता था, जो पाथ डिफरेंस कितना हो जाए इंटरफेरेंस के लिए, nλ, और n की वैल्यूज क्या क्या थी, 0 1 2, इसको करो nλ बराबर 2μt माइनस λ/2 बराबर। चलो उसको उधर से चलो, तो उसको उधर ले चलेंगे, देखो क्या बना। मेरे प्यारे बच्चे, जब वो उधर जाएगा तो वो लैम्डा उसमें जाकर के जुड़ेगा, देखो। तो वो उधर गया तो अपन निकालेंगे, कंडीशन आएगी 2μt बराबर nλ प्लस λ/2। एलसीएम ले लो, 2μt 2n प्लस 1, 2 यहाँ आ गया प्लस 1, लैम्डा को बाहर निकाल। दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा। और बात है यहाँ n अलाउड कहाँ से है, 0 1 2 अप टू 7। यानी मुझे पता चला यार कि चीजें बदल चुकी हैं। देखो इंटरफेरेंस में पार्ट डिफरेंस की, सॉरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी कि पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो n लैम्डा होना चाहिए। यहाँ क्या आया 2n प्लस 1 λ/2, वो मिनिमम वाली कंडीशन मैक्सिमा के लिए आ गई। नहीं समझ में आया, ये पढ़ाया था 2n प्लस 1 λ/2, वही को उसी को यहाँ यूज कर रहा। दूसरा कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा के लिए कंडीशन की बात करो तो क्या कंडीशन होगी, उसको उठा करके किसके बराबर कर दिया जाए, डेल्टा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 λ/2। इंटरफेरेंस में पढ़ा, n कहाँ से अलाउड था, 1 2 अप टू 7। तो डेल्टा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व कर दो इसे। तो लैम्डा अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2μt माइनस λ/2 बराबर nλ माइनस λ/2 लैम्डा। तो क्या कंडीशन आई है, 2μt nλ, जहाँ n बराबर 0, सॉरी 0 नहीं, n बराबर 1 2 3। यानी एक बात समझ में आ गई कि सर मैं इंटरफेरेंस में रखता था कि पार्ट डिफरेंस nλ के बराबर था तो मैक्सिमा, और 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 λ/2 तो था तो मिनिमा। लेकिन यहाँ पे चीजें बिल्कुल अपोजिट चली गई हैं, जो कंडीशन मैक्सिमा के लिए थी वो मिनिमा के लिए हो गई, और जो मिनिमा के लिए थी वो मैक्सिमा के लिए हो गई। पक्की बात है। तो बात है कि इसको रटे कैसे, इसको रटने के लिए कुछ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। क्या, देखो हम यहां से इसको देख रहे हैं, कोई अगर इसको देखना चाहे तो नीचे से भी तो देख सकता है। ये कौन सी लाइट है, रिफ्लेक्टेड।
हम जो अभी कंडीशन की बात कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट में बात कर रहे हैं। पक्की बात है ना? देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा नोट करना। रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट में बात करते हैं तो लाइट पलट गई है। कैसे याद कर लो कि अगर लाइट पलट जाएगी कंडीशन भी पलटेगी। और कंडीशन पलटते वक्त एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चे, जब यहाँ लिखा था 2n + 1 लैम्डा बाई 2 तो ये n की वैल्यू, और जब यहाँ लिखा था 2 न्यूटी n लैम्डा तो मैक्सिमम में शुरू होता है n बराबर 0 से, लेकिन यहाँ कहाँ से शुरू होता है n बराबर 4 से। पक्की बात? तो सिंपल से कुछ भी नहीं, अपने को बस क्या याद करना है कि कंडीशन पलट गई। कंडीशन कब पलटी? जब लाइट पलटी, रिफ्लेक्टेड लाइट में। पक्की बात है ना? अब थोड़ी सी इसके क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। उन सारे क्वेश्चनों पे अपन देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन जेईई पूछते हैं। देखो आज आप कुछ क्वेश्चन करके देखें। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या होगा भाई? पहला क्वेश्चन ये होगा, जैसे मान लो कि मैंने कहा आपके पास एक थिन फिल्म है, ये इसकी थिकनेस है टी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 0 बराबर है 3/2। इसके ऊपर एक लाइट आ रही है, इसकी वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द मिनिमम थिकनेस, find out the minimum thickness of film such that maxima is obtained in reflected light। रिफ्लेक्टेड लाइट में अपने को मैक्सिमम, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैक्सिमम चाहिए क्या कंडीशन लगाए बोलो, पर तुम्हें क्या है, बोलो क्या होना चाहिए? ये कंडीशन पलट गई है, तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या थी भाई? 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर्मूले याद कर लो। अभी मैं फॉर्मूले के लिए आपको एक बॉक्स डी आर बॉक्स बना करके दूंगा, वो फॉर्मूले रख लेने, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है। चलो तो थिकनेस निकालने हैं, तो t बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2 डिवाइड बाई 2 म्यू मल्टीप्लाई बाई लैम्डा बाई 2 है, तो कितना आएगा बेटा? बस डाटा रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, तो अगर यहाँ पे डाटा रखें तो दिस इज टी बराबर आ गया मेरे प्यारे बच्चे 2n + 1 लैम्डा बाई में 4 म्यू ना। तो देखो टी अपने को मिनिमम पूछा है, क्वेश्चन में कहा गया फाइंड आउट द मिनिमम थिकनेस। तो टी मिनिमम कब होगा? जब n की वैल्यू मिनिमम हो, और n की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है भाई? यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन कहाँ है? दिस n बराबर 0, 0 1 2 3 अलाउ था, तो टी मिनिमम आएगा, जैसे 0 रख देंगे तो आ जाएगा लैम्डा बाई 4 म्यू। लैम्डा कितना था? 500। म्यू कितना था? 3/2, ये आ जाएगा 500 3/2, इसको मान लो। तो देखो कितना आ जाएगा? टी मिनिमम 500 बटे में 6, इतना नैनोमीटर ना, क्योंकि लैम्डा को रखे थे नैनोमीटर में, आंसर आया नैनोमीटर। पक्का सोल्यूशन समझ में आया? क्वेश्चन में हमसे मिनिमम थिकनेस पूछा था, रिफ्लेक्टेड लाइट में मैक्सिमा की बात किया था, बोल रखा है मैक्सिमा इज ऑब्टेन इन रिफ्लेक्टेड लाइट। यहाँ पे क्या कंडीशन थी मैक्सिमा की? 2 म्यू टी बराबर 2n + 1 लैम्डा बाई 2। मिनिमा की क्या है?
होम्योटी बराबर n लैम्डा। यहाँ n कहाँ से शुरू है 0.234, यहाँ n कहाँ से शुरू है 1 2 3 4। कंडीशन लगा लिया, मिनिमम n बराबर कितना ले लिया 0, दैट इज आंसर। पक्की बात है ना। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आया तो इस पे रख करके सॉल्व कर दो, आंसर। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे इंटरफेरेंस इन रिफ्रैक्टेड लाइट। ये तो रिफ्लेक्टेड था ना, नीचे से कोई देख रहा हो तो चलो आज तक के लिए इसको यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे इसे। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, बहुत अच्छा।